नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जमशेदपुर के टीएमएच में 6 दिन से भर्ती शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा रितु मुखी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। आईसीयू में हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, पर बचाया नहीं जा सका। इससे परिजनों में मातम तो है ही, जनप्रतिनिधियों में इसे लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने परिजनों को सांत्वना दी। पिछले 14 अक्टूबर को स्कूल में एग्जाम से पहले शिक्षिकाओं ने कपड़े खोलकर छात्रा की जांच की थी, जिससे आहत छात्रा ने शरीर में आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें 90% तक जल चुकी रितु की अब मौत हो चुकी है। उसका इलाज टीएमएच में चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की ये जंग हार गई और अब उसे इंसाफ की मांग तेजी से उठ रही है। ये तो जिंदगी और मौत ऊपर वाला का हाथ में है, और ये जो भी हुआ एक निंदनीय घटना था, और उसका जो जिम्मेवार है उसको कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए, ताकि ये हम लोग का बेटी का अलावा और कोई किसी भी समाज का कोई भी बेटी का साथ इस तरह का घटना नहीं हो। तो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट और कुछ मेडिसिन्स दिए गए, जिससे उसका पल्स रेट कंट्रोल रहे और हार्ट बीट नॉर्मल रहे, प्रेशर कंट्रोल में रहे। आज सुबह वही यथावत स्थिति थी। धीरे धीरे शाम को उसकी मूवमेंट बंद हो गई है और शाम को उसका देहांत हो गया है। परिवार जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी सदमे में है। तो जमशेदपुर में छात्रा रितु मुखी का आज छाया नगर बस्ती में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल रात पोस्टमार्टम के बाद उसका शव मोर्चरी में रखा गया, जहां से आने के बाद अंतिम संस्कार किए जाएंगे। बेटी की मौत के बाद पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। रितु मुखी के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, जिसके बाद मां 3 बेटी और एक बेटे के साथ एक छोटे से मकान में रह रही है। साथ ही बच्चों को पढ़ाकर किसी तरह से घर खर्च चला रही है। पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात की संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा रितु मुखी आज हमारे बीच नहीं है। कल टीएमएच में उन्होंने अंतिम सांसें ली और वे जिंदगी की जंग से हार गई है। हम इस वक्त रितु मुखी के घर पे हैं। आप देख सकते हैं कि घर की हालत कितनी खराब है। एक शहर के एक नाले के ठीक बगल पे रितु मुखी की माँ किसी तरह इस छोटे से घर को अपने बना पाई थी और अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ इसी घर पे वो मजदूरी मेहनत कर अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने का काम करती थी। लेकिन काफ़ी स्थिति खराब है और घर की हालत ऐसी है कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी वो जुगाड़ कर पाती थी। लेकिन आज शिक्षिका के अमानवीय व्यवहार के कारण उसकी बेटी रितु मुखी ने स्कूल परिसर के बाद अपने घर पे आकर उन्होंने आत्मदाह कर ली थी। और हम यहाँ पर जानते हैं उनकी लोगों से कि क्या स्थिति है और घर की जो हालत है। बेटा, मतलब आज तो घर की हालत बहुत खराब है, कुछ कहना चाहेगी? शिक्षिका को सजा मिलना चाहिए। बोल बेटा, बोल बेटा। मेरे फ्रेंड को न्याय चाहिए, टीचर की गाड़ी से सरकार ने कहा था कि 3 बच्चे होगा, चूंकि एक माँ है और 4 बच्चे हैं साथ में, और रितु का देहांत हो चुका है। 3 लड़कियां घर में हैं और एक सागर है जो पूरा परिवार का पालन पोषण करता है, जैसे ही मजदूरी करता है। और सरकार की तरफ से भरोसा मिला था कि 3 बच्चियों का शिक्षा का खर्चा पूरा वहन करेगी, अच्छे से अच्छे शिक्षा का, और साथ ही साथ सागर को एक नौकरी दी जाए ताकि वो अपना पूरे परिवार का, 3 बहनों का और अब साथ में मम्मी का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाए। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो आपने कहा है, जो भी आपने अपना विचार रखा है, उसको कृपया एक लिखित में अगर आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इस परिवार के लिए अच्छा होगा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रभंजन, अंतिम संस्कार कब तक होगा रितु मुखी का, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी भी शव जो है वो टाटा टीएमएच में रखा गया है, और उसके बाद आज ही वहां से लाकर
छाया नगर जो जमशेदपुर की जो बस्ती है वहां पर लाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। घर का जो माहौल है काफी गमगीन है, घर में मातम छाया हुआ है, बस्ती के जो लोग हैं वो भी काफी उदास है और कुछ ही देर बाद में सबको लाने की तैयारी की जा रही है। घर की स्थिति के बारे में बता दूं कि जिस तरह का जो घर है वो काफी पूरी तरह कड़ी जमीन पे किसी तरह उसकी मां सरस्वती मुखी ने वो अपना घर बनाई थी और 4 बच्चों को वो प्रबंधन परिजनों की मांग क्या है, परिजन क्या चाहते हैं? परिजनों की मांग तो फिलहाल अभी वहां पर वो एक ही रट लगा के रखी हुई कि उन्हें न्याय चाहिए। न्याय का मतलब है कि शिक्षिका जो है वो उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। और जैसा कि वो बताया जाता है कि घर की जो हालत है उस पर उनके बेटे जो है वो 18 साल के हैं। एक सरकारी नौकरी की भी मांग है कि कम से कम बेटे को नौकरी को दिया जाए। जो बच्चे को जो लालन पालन है, जो शिक्षा है, उनका सारा खर्चा जो है जिला प्रशासन उठाए। इस तरह की परिवार प्रबंधन क्या सरकार के कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं? कोई आश्वासन पीड़ित परिजनों को दिया गया है? जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वह जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी ऋतुमुखी, तो तब वहां पर जिला प्रशासन, जिला आयुक्त, उपायुक्त विजया यादव पहुंची थी। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि परिवार को पूरी तरह मदद की जाएगी। उसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। लेकिन घर की अगर बात करें तो घर पे ऐसा कोई नहीं पहुंचा है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है, ना ही प्रशासन पहुंचा है। घर की हालत वो काफी दयनीय है और किसी तरह एक कमरे में 4 बच्चों के साथ उसकी मां। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रबंधन इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां 2 छात्राओं ने बहादुरी दिखाते हुए अगवा किए जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। दरअसल स्कूल वैन ड्राइवर उन्हें अगवा करने और गलत नियत के साथ सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे भांपकर छात्राओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हल्ला किया, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं। स्कूल वैन ड्राइवर की जमकर धुनाई की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है और वैन के साथ उसे थाने ले गई है। अभिभावकों की लिखित शिकायत पर पाथरडीह पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया गया कि इस तरह से जो है ना ड्राइवर लेके भाग रहा था, तो उसको बच्चियों ने बहादुरी दिखाया कि अपने गेट खोलकर गाड़ी से भाग रही थी, जिसे अज्ञात लोगों ने देख के बच्चियों का मदद की और फिर ड्राइवर को गाड़ी समेत पाथरडीह थाना को सूचित किया और गाड़ी को और ड्राइवर को जो है ना पाथरडीह थाना को सौंप दिया। बोकारो में चास नगर निगम क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाके सदर बाजार में बिना लाइसेंस के ही पटाखे बेचे जा रहे हैं। एसडीएम ने दुकान और गोदाम में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में पटाखे जब्त हुए हैं। देर रात की इस कार्रवाई से अवैध पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। न्यूज 18 की तरफ से खबर दिखाए जाने के बाद छापेमारी दल का गठन हुआ। एसडीएम ने भीड़भाड़ वाले इस इलाके में पटाखे की बिक्री नहीं होने देने का दावा किया है। वहीं पटाखों की बिक्री बिना लाइसेंस के ही बाजार में होने से पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आज यहाँ पे चास सदर बाजार में पुलिस और प्रशासन ने जॉइंट यहाँ पे रेड किया है, जहाँ पे पाया गया कि इनके शॉप में गैर लाइसेंस बिना किसी लाइसेंस के यहाँ पे पटाखों का भंडारण और बिक्री हो रहा था, जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। खास करके इतना घना आबादी वाला एरिया है, यहाँ पे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई है और अभी इसके अंदर हम आगे इसको सीज करेंगे, सील करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग में विष्णुगढ़ प्रखंड के गोविंदपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर छापेमारी की गई और इस दौरान आरा मिल को ध्वस्त कर दिया गया। करीब 2 लाख की लकड़ी भी यहां से जब्त की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आरा मिल संचालक पर वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन की ओर से अवैध आरा मिल के खिलाफ छापेमारी कर डीएफओ के नेतृत्व में इस मिल को ध्वस्त किया गया। उन्होंने इस अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही है। अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा अवैध आरा मिल पर छापेमारी कर बुलडोजर से इसे ध्वस्त किया गया। दुमका में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। 23 अगस्त को नगर थाना क्षेत्र के जरुआडीह में, जबकि 6 अक्टूबर को भी जरमुंडी में पेट्रोल कांड दोहराया गया। दोनों ही घटनाओं में बेटियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं गोपीकांदर में भी पति और पत्नी के विवाद में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई।
अब प्रशासन ने खुले में पेट्रोल की बिक्री पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। 3 दिन पहले ही एसपी के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को पेट्रोल पंप संचालकों और खुदरा पेट्रोल बेचने वालों को नोटिस दिया जा रहा है। नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में अभियान चलाए गए, जिसके तहत किराना दुकान के साथ ही खुले में पेट्रोल बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। इस दौरान पेट्रोल जब्त भी किया गया और आगे से बोतल में पेट्रोल बेचने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर इन्हें छोड़ा गया। ये पदाधिकारी के आदेशानुसार जितने भी छोटे छोटे दुकान है जहाँ पे खुले रूप में बोतल के माध्यम से पेट्रोल बिक्री की जा रही है, उनको निर्देश दिया जा रहा है कि भविष्य में चेतावनी के साथ निर्देश दिया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार का खुले में बोतल में पेट्रोल नहीं बेचेंगे। काफ़ी जानलेवा और विस्फोटक पदार्थ है। और पेट्रोल पंप के लिए क्या निर्देश है? पेट्रोल पंप सभी पेट्रोल पंपों को अपने माध्यम से ही थाना के माध्यम से नोटिस दिया जा रहा है सभी को कि अपने नोजल के माध्यम से किसी भी बोतल में लोग बिक्री नहीं करें। अवैध उत्खनन मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार पंकज मिश्रा की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ गई हैं। जी हां, ईडी ने पंकज मिश्रा के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पंकज मिश्रा लगातार मोबाइल फोन से अधिकारियों के संपर्क में है और इन्हीं दोनों लोगों पर पंकज मिश्रा के अधिकारियों से बात कराने का आरोप है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 11 बड़े अधिकारियों से सबसे ज्यादा फोन पर बातचीत हुई है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। रिम्स में इलाजरत पंकज मिश्रा की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। ईडी ने उनके 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आरोप है कि लगातार पंकज मिश्रा रिम्स में इलाज के दौरान मोबाइल फोन से अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जिस वक्त 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, उस वक्त भी ये आरोप है कि किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हो रही थी। ये कहा जा रहा है कि राज्य में कई ऐसे अधिकारी हैं, खासकर अगर हम साहेबगंज की भी बात करें, अगर हम राजधानी रांची की बात करें, झारखंड मंत्रालय की बात करें, तो कई ऐसे अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी की बात करें या आईपीएस अधिकारी की बात करें, उनसे लगातार पंकज मिश्रा बातचीत कर रहे थे। 11 ऐसे बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे इस दौरान मतलब इलाज के दौरान लगातार पंकज मिश्रा मोबाइल से संपर्क में थे और उनकी बातचीत हो रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि ईडी ऐसे तमाम अधिकारियों को, चाहे वो आईएएस अधिकारी हों, आईपीएस अधिकारी हों, उनको भी सम्मन भेजकर उनसे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुला सकती है। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो 11 मोबाइल नंबर पर सबसे ज़्यादा पंकज मिश्रा ने बातचीत की है वो कौन है और क्या क्या बातचीत हुई है, किस संदर्भ में बातचीत हुई है, क्या अवैध उत्खनन से जुड़े मामले में भी वो लगातार बातचीत कर रहे थे, क्या उन पर जो आरोप लगे हैं उससे संबंधित वो बातचीत कर रहे थे। इन सारी बातों का खुलासा ईडी के जांच के बाद हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। खूंटी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। आज सीएम हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वो जिला वासियों को 350 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कर्रा के तोरपा स्थित मैदान में 6 प्रखंड की सैकड़ों योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। खूंटी को सौगात भी दी जाएगी। 350 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से किसान पाठशाला का भी उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही जिले वासियों को दीपावली का भी गिफ्ट दिया जाएगा। शहीद संस्मरण दिवस के मौके पर रांची के पुलिस लाइन में शहीद वीधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पुलिस अधिकारी के साथ साथ शहीद पुलिस जवानों के परिजनों ने भी पुष्प अर्पित कर जवानों की शहादत को नमन किया। इस मौके पर रांची एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें आज के दिन याद किया जा रहा है। देश और समाज इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता। अपना सब कुछ, अपनी जान की आहुति दे देना, अपने प्राणों की आहुति दे देना, ये सबसे बड़ा त्याग है। और सभी नागरिकों को इससे सीख लेनी चाहिए कि जिस स्वतंत्र हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस सुरक्षित माहौल में हम सांस ले रहे हैं,
उसके पीछे बहुत सारे लोगों का कितना बड़ा बलिदान है। दीपावली को दीपों के त्योहार के साथ ही कई पुरानी परंपरा निभाने का भी पर्व माना जाता है। इसमें से एक है घर में छोटे घर कुंडे बनाना, साथ ही उसमें मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में माता लक्ष्मी को भोग चढ़ाना। इन छोटे बर्तनों को कुल्ही चुकी बोला जाता है, जिसमें मिट्टी के बने 13 तरह के सामान रहते हैं। पहले इसका बाजार में काफी डिमांड था, काफी इसकी बिक्री होती थी, लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही है। हालांकि पिछले 2 साल की अपेक्षा इस बार थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है, जिससे राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। दीपावली दीपों के त्यौहार के साथ साथ बच्चों के लिए घरकुंडे और उसके अंदर छोटे छोटे गृहस्थी के सामानों में जो है उसमें मिठाइयाँ रख के माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना किया जा सकता है। इस बार देखिए कि इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर मिट्टी के जो छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, चाहे वो आप इसको कह लीजिए चक्की कह लीजिए, चाहे प्लेट कह लीजिए, ये यहाँ पर सारा चीज़ बनता है और इसका कलर भी हो रहा है। छोटे छोटे चूल्हे होते हैं और भी कई सामान जो होता है वो बच्चों के लिए बनाया जाता है और बच्चे घर में घरकुंडे में इसको भोग लगाते हैं माँ लक्ष्मी को। इसके अंदर मिठाई और कुछ लावा जो धान का होता है वो लगा के। यहाँ पे जो महिलाएं काम कर रही हैं उनसे जानते हैं किस तरह से आप लोग 1 साल इसका इंतज़ार करती है, कितना खुशी होता है और इस बार का मार्केट कैसा है? खुशी तो होता है, पर आदमी सब पैसा जिस तरह से खरीदते हैं बनाते हैं उस तरह से पैसा नहीं हो पाता है। क्या क्या बनाते हैं इसमें, क्या क्या लगता है? इसमें डेगची रहता है, जाता रहता है, चूल्हा रहता है, प्लेट रहता है, कढ़ाई रहता है, सब कुछ रहता है। 13 सामान रहता है इसमें। 13 सामान। हाँ। किस तरह से इसको उपयोग किया जाता है बच्चे लोग के द्वारा? इसको बच्चा सब ले जाता है, लावा मिठाई सब भर के घर में पूजा करता है, उसी तरह पूजा करके फिर पूजा पाठ करता है। न्यूज़ 18 भी ये अपील करता है कि ज़रूर आप मिट्टी के बने हुए चीज़ ज़रूर खरीदें, दिए खरीदें और ये जो विलुप्त होते जा रहा है इसे भी आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। पूरे परिवार मिलके इसको काम करते हैं। किस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं और क्या उतनी आमदनी हो पाती है आप लोगों की? हम लोग का तो आमदनी नहीं है होता है। जिस तरह मेहनत करते हैं, साल भर इंतज़ार करते हैं कि दिवाली आएगा, कुछ पैसा होगा, कुछ पैसा होगा, मगर हम लोग का इंतज़ार थोड़ी पैसा नहीं होता है। 13 गो सामान बनाते हैं तो 30 रुपया 40 रुपया मिलता है, पैसा भी नहीं मिलता है। रंग पहले से ज़्यादा हो रहा है कि कम होता है? नहीं, बिक्री तो बढ़ा है। बढ़ा है बिक्री? हाँ, बिक्री बढ़ा है। मतलब कोरोना काल में जिस तरह से दिक्कत था उस तरह से अभी बिक्री बढ़ा है। बिल्कुल, देखिए कि कोरोना से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, बिक्री थोड़ी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन फिर से एक बार हम न्यूज़ 18 की तरफ से आपसे अपील करते हैं कि आप ज़रूर मिट्टी के बने हुए बर्तन ज़रूर खरीदें ताकि इन कुम्हारों के घर में भी रोशनी फैल सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। कोरोना के 2 साल तक मार झेलने के बाद इस साल दिवाली और धनतेरस का बाजार सज चुका है। इस बार 22 अक्टूबर यानी कि शनिवार को धनतेरस है। क्या है धनतेरस का शुभ मुहूर्त और इस दौरान किस चीज की खरीदारी की जाए, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा। शनिवार को शाम में 6:04 से त्रयोदशी तिथि का प्रवेश है, जो चल करके अगले दिन 24 तारीख को 6:06 तक ये प्रवेश रहेगा। तो मेरा कहना है आपके इस चैनल के माध्यम से यदि वाहन की खरीदारी, भवन से संबंधित कंस्ट्रक्शन की सामग्री, लौह सामग्री, अयस्क की सामग्री, स्टील की सामग्री यदि खरीदना है तो वो 22 तारीख को ही शनिवार को ही 6:05 के बाद खरीदें। इसके अलावा और यदि कोई अन्य वस्तु खरीदना है, जैसे श्रृंगार की सामग्री है, सोने का हार है, कंगन है, नेकलेस है, ये चांदी की सामग्री है, तो वो ये सब कलश है, घर के लिए पूजा पात्र है, थाली है, या भोजन से संबंधित सामग्री है, या पूजा के लिए, छठ आदि के लिए लोग पीतल के सामान आदि खरीदते हैं, तो उनके लिए हमारा ये परामर्श होगा कि वो रविवार को खरीदें। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।